गुड मॉर्निंग। आज हम यूनिट सेकेंड माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत वर्क्स ऑफ लुईस पाश्चर, जॉन टिंडल, रॉबर्ट कोच और जेनर के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर प्रकाश शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। इन सभी के वर्क के बारे में मैं वैसे आपको पहले संक्षिप्त में बता चुका हूँ, कुछ और डिटेल्स भी हम आज देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें लुईस पाश्चर की। 1822 से लेकर 1895 तक इनका जीवन काल रहा। तो जैसा कि आपको पूर्व के अध्याय में मैं बता चुका हूँ कि उस वक्त से पहले तक स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को काफी ज्यादा लोगों ने साइंटिफिक वर्ल्ड में भी अहमियत मिली हुई थी। कई वैज्ञानिकों ने इसका खंडन किया, जिसमें रेडी भी शामिल है। और आपको मालूम होगा कि थियोडोर स्वान, फ्रेडरिक श्रोडर और थियोडोर वन डच आदि ने भी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को काउंटर किया। लगातार एविडेंसेस इस प्रकार के दिए जाते रहे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉन्टेनियसली जनरेट नहीं होते, या हायर जो ऑर्गेनिज्म है वो स्पॉन्टेनियसली जनरेट नहीं होते। लेकिन इन सब के बाद भी, इन सब के बावजूद भी फेलिक्स पोशेट ने अगेन ये क्लेम किया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन हो सकता है, वो भी 1859 में जाकर के। तो ये सब जो ये दोबारा स्पॉन्टेनियस जनरेशन को उन्होंने हवा दी फेलिक्स ने, इन सब चीजों ने पाश्चर को उद्वेलित किया और पाश्चर ने अपने प्रयोग करे और फाइनली 1861 में इस चीज को उन्होंने सेटल किया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं होता है। और उनका जो विख्यात एक्सपेरिमेंट है जो उन्होंने सबसे पहले, तो जैसा कि आपको मैं पहले भी बताया था कि कॉटन बॉड का इस्तेमाल किया, कॉटन लगाया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो स्पोर लाइक पार्टिकल्स हैं, वो उस कॉटन के अंदर जब्त हो गए और नीचे का जो मीडियम है वो स्टेराइल रहा। जब उन्होंने उस कॉटन को कल्चर में डाला तो वहां पर उन्होंने देखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे, माइक्रोब्स डेवलप हो रहे। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कहा कि मीडियम स्टेराइल इसलिए रहा क्योंकि जितना भी सीड्स थे वो उस कॉटन में जज्ब हो गए थे, और वो कॉटन को जब उन्होंने कल्चर किया तो वहां वो प्रकट हो गए। इसका मतलब जो सीड्स हैं, जर्म्स हैं, वो एयरबोर्न है, वायु में मौजूद है। इसके अलावा उनका जो दूसरा फेमस एक्सपेरिमेंट था वो था गूजनेक या स्वाननेक फ्लास्क का उपयोग करना। उन्होंने उस फ्लास्क की गर्दन को गर्म करके अलग अलग कर्व दिए। उन्होंने उस फ्लास्क को वायु के लिए खुला रखा और देखा कि खुला होने के बावजूद कई फ्लास्क, खासतौर पे वो जिनकी नेक इस तरह से कर्व थी कि कोई पार्टिकल सीधा अंदर गिरे नहीं, उन सभी फ्लास्क में किसी भी तरह का कोई माइक्रो जो लाइफ है वो डेवलप नहीं हुई। वहां कोई भी कंटामिनेशन नहीं हुआ। न्यूट्रिएंट मीडियम जो था वो स्टेराइल बना रहा। उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि ऐसा इसलिए हुआ, हालांकि वो एयर के लिए एक्सपोज है, परंतु फिर भी वहां इसलिए वो मीडियम स्टेराइल बना रहा क्योंकि जो पार्टिकल्स थे, जर्म्स थे, जिन्होंने सीड कहा, उन्होंने ये जो जर्म्स के सीड हैं वो सीधे मीडियम में न गिरने के उस नेक में ही रह गए। और जब उन्होंने उस नेक को तोड़ दिया तो वही मीडियम जो कि स्टेराइल था उसमें लाइफ, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो डेवलप हो गए।
तो इन प्रयोग के आधार पर पाश्चर ने ये स्थापित किया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन लाइफ का नहीं होता। पाश्चर ने इसके अलावा वैक्सीनेशन पे भी काम किया। इसके अलावा उन्होंने पाश्चराइजेशन की प्रोसेस, ये एक्चुअली था कि किस तरीके से क्विकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो उनके सीड्स हैं, जो उन्होंने सो कॉल्ड सीड्स कहा, उनको हीट के जरिए किल किया जा सकता है। ये प्रोसेस भी पाश्चर ने देखी। इसके अलावा जॉन टिंडल इफेक्ट के लिए विख्यात है। 1820 से 1893 इनका जीवन काल रहा, पाश्चर के समकक्ष थे। इन्होंने 1877 में ये प्रमाणित किया कि डस्ट जो है वो ही जर्म्स को कैरी करती है। तो इन्होंने जो ब्रोथ है वो स्टेराइल रहता है यदि वो ओपन एयर के लिए भी एक्सपोज है, और यदि एयर में किसी प्रकार का जर्म मौजूद नहीं है। इन्होंने एयर को स्टेराइल किया, एयर में किसी भी प्रकार के जर्म नहीं हो, इस चीज को इन्होंने सुनिश्चित किया और देखा कि जब अगर ब्रोथ उस एयर के प्रति पूरी तरह से एक्सपोज रहता है तब भी वो स्टेराइल रहे। साथ ही साथ इन्होंने ये एविडेंस भी दिए कि कुछ हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया भी होते हैं जो एक्सेप्शनली हीट रेजिस्टेंट होते हैं। जब एयर को स्टेराइल किया जा रहा है तभी वो स्टेराइल, वो डेड नहीं हो रहे। तो ये भी जॉन टिंडल ने बताया। रॉबर्ट कोच का काफी प्रमुख वर्क रहा है माइक्रोबायोलॉजी में। 1843 से 1910 इनका जीवन काल रहा। इन्होंने डायरेक्टली डिमोन्स्ट्रेट किया रोल ऑफ बैक्टीरिया इन डिजीज, कि किस तरीके से बैक्टीरिया डिजीज कॉज करते हैं। इनका जो प्रमुख कार्य रहा वो एंथ्रेक्स के ऊपर रहा। उन्होंने बैसिलस एंथ्रेकिस और एंथ्रेक्स के बीच में जो संबंध था उसे स्थापित किया। इनका वर्क 1876 में पब्लिश हुआ। इन्होंने हेल्दी माइस के अंदर डिजीज्ड, जो कि एंथ्रेक्स से पीड़ित माइस था, उसका मटेरियल इंजेक्ट किया और देखा कि जब वो कुछ मटेरियल इंजेक्ट कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो हेल्दी माइस है उसमें भी वो सिम्टम डेवलप हो रहे हैं। इन्होंने ये प्रयोग बीफ सीरम के साथ भी किया। उन्होंने स्प्लीन, जिसमें एंथ्रेकिस था, बैसिलस एंथ्रेकिस, उसको इंक्यूबेट किया और देखा कि वहां पे जो बैसिलस हैं वो डेवलप हो रहे हैं। तो इन्होंने स्थापित किया कि बैसिलस एंथ्रेकिस अगर मौजूद है तो व्यक्ति में एंथ्रेक्स मौजूद है। रॉबर्ट कोच ने इस आधार पर पोस्टुलेट किया कि हर केस जहां पर बीमारी है, डिजीज है, वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उपस्थिति होनी है। दूसरा, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सस्पेक्टेड है तो उसको आइसोलेट करना और ग्रोन करना, पैदा करना प्योर कल्चर में यह आवश्यक है। तीसरी चीज जो उन्होंने स्थापित की वो ये थी कि जो आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको इन्होंने ग्रो किया है, अगर उसको हेल्दी होस्ट में इनोकुलेट किया जाए तो उसी प्रकार की सेम डिजीज उसमें पैदा होनी चाहिए और सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगेन उस डिजीज्ड होस्ट के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो ये कोच पोस्टुलेट्स कहलाते हैं। इन्होंने हालांकि ये एंथ्रेक्स पे काम करने के दौरान ये सारी चीजें बात कही थी, लेकिन इसको पूरी तरह से जो आउटलाइन इसकी बताई उन्होंने 1884 में जब ट्यूबरकुलोसिस पे कार्य किया तब ये चीज बताई। इन्होंने विभिन्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कल्चर मीडियम भी विकसित किए। इसके बाद में हम एडवर्ड जेनर की बात करते हैं। 1749 से लेकर के 1823 तक इनका जीवन काल रहा। ये बर्कली इंग्लैंड से थे। इन्होंने वैक्सीन के ऊपर इनका कार्य जाना जाता है। इन्होंने अपना कार्य तब प्रारंभ किया जब एक गर्ल ने ये क्लेम किया कि उसे स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता। एक्चुअली ये गर्ल
उस समुदाय से बिलोंग करती थी जिसे हम कहते हैं मिल्कमैन। तो ये गायों को पालते थे, दूध का कारोबार करते थे, और गायों में होने वाली एक बीमारी जिसको हम काउपॉक्स कहते हैं वो काफी ज्यादा इस समुदाय में फैल जाती थी। काउपॉक्स से होने वाले जो सिम्टम्स थे वो काफी माइल्ड होते हैं, लेकिन ये देखा गया कि जिसको काउपॉक्स हो रहा है तो उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता। ये गर्ल ने इसी चीज का दावा किया था कि मुझे काउपॉक्स हो चुका है, अब मुझे स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। तो इन्होंने मई 14, 1796 में सारा नेल्मिज नाम की एक लड़की से उन्होंने उसके जो पस्ट्यूल्स उनके कंटेंट को एक्सट्रैक्ट किया और उसे एक 8 वर्षीय जेम्स फिलिप्स में उसको इंजेक्ट किया। उन्होंने देखा ये लड़की काउपॉक्स से ग्रसित थी। उन्होंने देखा कि सब्सिक्वेंटली अगर इस लड़के को जब स्मॉल पॉक्स से इनोकुलेट किया गया तो उसमें कोई सिम्टम नहीं डेवलप हुआ। इसका निष्कर्ष इन्होंने निकाला कि काउपॉक्स जो है उस बीमारी का जो कंटेंट जब बॉडी में डाला तो बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनाइज हो गई और इस कारण स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। इन्होंने अपना वर्क जो है 1798 में प्रकाशित किया, जहां उन्होंने 23 इस तरह की सक्सेसफुल स्टोरीज को उन्होंने शो किया। इन्होंने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन जो डेवलप किया 1798 में वो काउपॉक्स वैक्सीन के नाम से ही जाना जाता है। उसमें उन्होंने काउपॉक्स से होने वाला जो कंटेंट था उसको इनोकुलेट वो करते थे। तो ये हमने इनके वर्क के बारे में जाना। धन्यवाद।